कलकत्ता की किसी आलिशान प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पे एक अमीर आदमी की चिकित्सा होती है, वही बगल वाले बेड में एक गरीब मजदूर, एक गरीब किसान की भी ट्रीटमेंट होती है। यही है ममता बनर्जी का विकास। और आपके अमृत काल में द कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट हैज बीन डबल्ड इन द लास्ट 5 years। आप फार्मास्यूटिकल्स के सर आरजी कर पे बात ना बोले, आपकी सीबीआई भी अभी तक कुछ बोल नहीं पाए। हम लोगों ने जो, हमारी पुलिस ने जो बोला था, दे आर स्टिल स्टिकिंग टू दैट। सो उसके बारे में मत बात करें, ठीक है? आप उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें ना सर। सर, मेडिकल इन्फ्लेशन इज एट 14%। रेगुलरली लिए जाने वाले दवाइयों की कीमत 50% बढ़ गई। आप सिविल एविएशन के लिए ग्रांट्स मांग रहे हैं। एक एक डोमेस्टिक फ्लाइट, उसकी राउंड ट्रिप की टिकट 20 से 30 हजार में बिक रही है। आम आदमी आज हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज नहीं चल रहा, आम आदमी हवाई चप्पल बेच के हवाई जहाज चल रहा है। यू आर डिमांडिंग फंड्स फॉर एजुकेशन but conveniently ignoring the fact that 11 lakh children have dropped out of school according to your own data। आज भारत में सिर्फ 47.51% स्कूलों के पास कंप्यूटर की फैसिलिटीज है और उसमें 9% के पास इंटरनेट कनेक्शन। In law and justice, you are not being able to provide legal aid to more than 1% of the eligible population. In public enterprises, 5.1 lakh public sector jobs have disappeared in the last 10 years. रेलवे में करीबन 2.5 लाख पोस्ट बाकी हैं और उसमें से वैकेंसी है इन क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरीज। नए भारत में आजकल ट्रेन पटरी के ऊपर कम और पटरी के बाहर ज़्यादा चलती है। मुझे दुख लगता है इस सदन में ये कहते हुए मैडम कि मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक बारुईपुर कोबी सुभाष मेट्रो एक्सटेंशन की मांग की थी। मुझे डिपार्टमेंट से ये चिट्ठी मिली जिसमें उन्होंने लिखा है दैट दिस प्रोजेक्ट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल एंड दिस प्रोजेक्ट इज अनरेम्यूनरेटिव। तो आपको अगर सब जगह से पैसा चाहिए तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग खुद के लिए आपको वोट देते हैं कि आपके फायदे के लिए वोट देते हैं। मैं आपको इतना ही बोलना चाहती हूँ, दिस वॉज द रीजन अपने प्रॉफिट के लिए आज इन्होंने सीनियर सिटीजन का कंसेशन भी बंद कर दिया और सीना ठोक के ये बोलते हैं कि 2022-23 अर्थ वर्ष में हमने 15 करोड़ वरिष्ठ नागरिक से 2242 करोड़ कमाए। धन्यवाद माननीय सदस्य। मैं 2 बात और बोल के खत्म कर दूंगी कि लोकसभा पे खर्च करके क्या फायदा मैडम, जब यहाँ पे विपक्ष को बोलने का अधिकार ही ना हो। लोकसभा के लिए भी तो ग्रांट मांगा है ना मैम। और अभी सर बोल रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो 10 साल पहले मोदी जी ने लॉन्च किया था, लेकिन उसके 80% पैसे सिर्फ पब्लिसिटी और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ना बेटी को पढ़ा पा रहे और ना बेटी को बचा पा रहे। बंगाल आए और देखिए कि ममता बनर्जी ने विधानसभा में अपराजिता एक्ट में बिल पास किया है, कन्याश्री किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को बता दिया है कि विमेन डेवलपमेंट और विमेन लेड डेवलपमेंट का क्या अंतर होता है। जैसा कि वो कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण का दौर गया, अब नारी नेतृत्व की बारी है। इसी पे हम एक पंक्ति पढ़ना चाहेंगे, सदियों की इन जंजीरों का अब मिट रहा निशान है, नारी शक्ति के उदय का एक ये नया विधान है। वक्त के इस दौर में अब तेरा ही ऐलान है, मेरी प्यारी माताओं बहनों, तू ही नए भारत की नींव, तू ही इसकी शान है। महोदय, हम लोग 2 दिन पहले हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मनाए और वो हमेशा कहते थे कि सोशल जस्टिस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट जेंडर जस्टिस। संविधान लागू होते ही उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया था और वो 3 तरह के जस्टिस की बात करते थे, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। ट्रिपल तलाक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से हमने महिलाओं में सोशल जस्टिस को डिलीवर किया। उज्ज्वला योजना, ड्रोन दीदी, जीविका दीदी के माध्यम से हमने महिलाओं में इकोनॉमिक जस्टिस को डिलीवर किया और आज इस आरक्षण के तहत हम महिलाओं में पॉलिटिकल जस्टिस को डिलीवर करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब यहाँ पे जो नीतियों का निर्माण होगा उसमें आधी आबादी की भी उतनी ही भागीदारी होगी और जो यहाँ पे महिलाएं होंगी वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। महोदय, हम बिहार की धरती से आते हैं, बिहार की गौरवशाली धरती से आते हैं। वहाँ की महिलाओं ने अपने नेतृत्व से, अपने हुनर से पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। वो लोकगीत गायिका शारदा सिन्हा जी हो, वो दरभंगा की भावना कंठ जी हो, वो मुजफ्फरपुर की शिवांगी सिंह जी हो, इन सब बेटियों ने बिहार के साथ साथ देश का भी मान विश्व स्तर पर बढ़ाया है। हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हमेशा अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और वो ये जानते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को आधी आबादी के सहयोग के बिना नहीं डिलीवर किया जा सकता। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, बिहार में पूरे देश में बिहार पहला राज्य था। पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने 50% आरक्षण लागू करके महिलाओं को ग्रामीण लेवल पे विमेन लीडर्स बनाने का हक दिया। 2006 में पंचायती राज संस्थानों में 50% आरक्षण दिया। 2007 में अर्बन लोकल बॉडीज में 50% आरक्षण दिया। 2016 में सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया और ये करके महिलाओं के आत्मसम्मान को, महिलाओं के अधिकार को उन्होंने अपनी प्राथमिकता दी। आज बिहार की जीविका दीदी जो है वो देश भर की आजीविका दीदियों के लिए एक उदाहरण बनी है। लेकिन इस देश का और ये बिहार का विडंबना है कि जहां एक तरफ एनडीए ने बेटियों को, माताओं को, बहनों को आगे रखा, वहीं बिहार के विपक्ष की एक पार्टी है जिनके सांसद सरेआम सदन में इस बिल को फाड़ के टुकड़ा टुकड़ा किए थे, बेटियों के सपने को चूर चूर इसी सदन में किए थे। वो और कोई नहीं, सुरेंद्र यादव जी हैं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप, उन्होंने जो विजनरी लीडरशिप दिखाई है वो इस देश की माँ, बेटियों और बहनों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। उन्होंने सिर्फ आरक्षण ही नहीं दिया, उन्होंने संरक्षण, सम्मान और सशक्त नेतृत्व का भी अधिकार दिया। विपक्ष भले ही एक महिला प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि उस महिला प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। 1984 में ब्रूट मेजॉरिटी के बावजूद वो इस विधेयक को पारित नहीं कर पाए। 2010 में राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा में भी विपक्ष के साथ होने के बावजूद वो इस बिल को पारित नहीं कर पाए और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि इनका पॉलिटिकल विल तब भी नहीं था इसको पारित करने का और इनका पॉलिटिकल विल आज भी नहीं है इसको पारित करने का। हम सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि महिला आरक्षण के साथ साथ वो जो ये परिसीमन पर स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से जो कानून ला रहे हैं वो आने वाले समय में देश के लिए गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण बनेगा। परिसीमन का असली उद्देश्य है गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। हमारे लिए वर्तमान की ये चुनौती है कि लगभग हमारे लोकसभा क्षेत्र में 20 से 25 लाख वोटर होते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करना एक सांसद के लिए मुश्किल होता है। परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें लगभग 800 से ज्यादा हो जाएंगी। छोटे और बेहतर क्षेत्र तैयार होंगे जिनका प्रतिनिधित्व करना आसान होगा, अधिक प्रभावी प्रशासन होगा और प्रशासनिक तौर से भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेटर होगा। रिसोर्स एलोकेशन जो है वो और बेहतर हो जाएगा और सांसद का जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगा। सांसद जनता के प्रति जा करके उनकी बातों को भी समझ सकते हैं और उनके आवाज को और प्रखरता से रख सकते हैं। योजनाओं का जो लाभ है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा और तेज गति से पहुंचेगा।